अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका जंग अब महज महदूद फौजी झड़पों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर नया दिन जंग के दायरे को मजीद वसी कर रहा है। एक तरफ अमरीकी हमले मुसलसल जारी हैं, तो दूसरी जानिब ईरान भी पहले से ज़्यादा जारहाना अंदाज में जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। यही वजह है कि मुज़ाकरात की बातें अपनी जगह मौजूद होने के बावजूद मैदान जंग में शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालते हुए ऐसे नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो गैर मामूली रफ्तार के साथ हदफ की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी लम्हों में अपनी समत तब्दील करके दिफाई निज़ाम को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी हुकाम भी तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी अस्करी हिकमत अमली में नुमाया तब्दीली की है, जिसके बायस हसास फौजी तनसीबात को ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। वाशिंगटन में ये खदशात भी जोर पकड़ रहे हैं कि तेहरान को रूस या चीन की जानिब से तकनीकी या इंटेलिजेंस मुआविनत हासिल हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात, खोजिस्तान, हुर्मुज़गान और जजीरा कैशम के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। जबकि तेहरान का इल्ज़ाम है कि एक ज़ेरे तामीर जौहरी पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी फौजी तनसीबात, असलहा डिपोज, रडार सिस्टम्स और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया है। 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया और आबने हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। शिमाली इराक और उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत ने ट्रंप के लिए सियासी प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो एक मरतबा फिर ये दावा कर रहे हैं कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि उनके बकौल ईरान के बाज़ हल्के भी बातचीत पर आमादा है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स है। हर नए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा शदीद हो रही है। ट्रंप मज़ीद ताकत के इस्तेमाल के इशारे दे रहे हैं। यूँ पूरा खित्ता गैर यकीनी सूरत हाल की लपेट में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर मुज़ाकरात के दावे भी ज़मीनी हम देख रहे हैं कि हक़ाइक़ भी जारी हैं, मिसाइल भी मुसलसल बरसाए जा रहे हैं, अगर सिफारतकारी की ज़ुबान भी बोली जा रही है और जंगी महाज भी फैल रहा है, तो फिर आखिर इस खौफनाक जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे, अमरीका ईरान जंग, हमले, जवाबी हमले, सिफारतकारी की तमाम कोशिशें सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद, क्या असल फैसला मैदान जंग में ही होने जा रहा है? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। इस वक्त जंग एक इलाकाई जंग की शक्ल ले रही है और मैदान जंग में यह तय होगा कि पहले पलकें कौन झपकाता है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। उसके बाद मुज़ाकरात में मामलात तय होंगे। ईरान ये समझता है कि हुर्मुज़ की शक्ल में उसके पास एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार आ गया है जिसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। MOU के बाद, मुआहदे के बाद ईरान को जो बेशुमार मराहत और बेशुमार फ़ायदे मिले थे, तो ईरान थोड़ा सब्र कर सकता था, माशी फ़ायदे भी वो उठा लेता। और उसके बाद अमेरिका ने जाना था और हुर्मुज़ पर तो उसका कंट्रोल एक तरह से इस्टेब्लिश हो ही गया था, लेकिन उसने सब्र नहीं किया। शायद उसकी वजह यह है कि एक आइडियालॉजिकल गवर्नमेंट है, एक ऐसी हुकूमत है जो बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले करती है जो रेशनल नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा दानिश पर मबनी नहीं होते, बल्कि नज़रियाती होते हैं, जिसके पीछे लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। तो उसने अलामती तौर पर भी थोड़ी देर के लिए भी हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ने को गवारा नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका की ये पूरी कोशिश है, एक कमिटमेंट है कि कम अज़ कम जो सूरत हाल है वो फरवरी तक तो वापस जाए ना। यानी जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो स्टेटस को था कि हुर्मुज़ खुला था, हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं था, तो वो सूरत हाल तो उतनी तो होनी चाहिए वापस। और दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्क भी यही समझते हैं, लेकिन इस बात पे ईरान तैयार नहीं। देखिए, अभी तक जो हमले किए हैं अमेरिका ने, जो स्ट्राइक्स किए हैं, वो 13,000 हैं। जो पिछले हमले थे इस नई मरहले से पहले, उसमें ईरान को $270 बिलियन का लॉस हो चुका था।
और इस वक्त अगर हम देखें तो $400 बिलियन से नुकसानात बढ़ चुके हैं। लेकिन ईरान ये समझता है कि वो तकलीफ़ उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तय ये होना है कि कौन ज़्यादा देर तक ज़्यादा तकलीफ़ उठा सकता है। ईरान ये समझता है कि उसमें इतनी रेजिलियंस है कि जो उसके मकासद हैं उसकी खातिर वो तकलीफ़ उठा सकता है। और इस वक्त उसका बड़ा मकसद ये है कि हुर्मुज़ पर कंट्रोल उसका रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसकी पाबंदियाँ उठनी चाहिए जी। लेकिन मामलात यहाँ से दूसरी सिमत भी जा सकते हैं। एस्केलेशन बहुत बढ़ सकती है, ये एक लंबी जंग की शक्ल भी ले सकते हैं। तो ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान इस वक्त भी एक वाहिद चैनल खोल कर बैठा है। इस वक्त भी दोनों कुव्वतें पाकिस्तान पर ही एतमाद कर रही हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और इस वक्त जो एक वे फॉरवर्ड जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर ईरान भी रजामंद हो जाए तो एक ऐसा इलाकाई तरीक़ाकार तय हो जाए जिसमें ईरान के साथ अमान और दूसरे खलीजी ममालिक मिलकर हुर्मुज़ को कंट्रोल करें, तो फिर दोनों साइड्स को एक ऐसा फेस सेविंग मिल जाएगा जिसकी वजह से जंग पायदार तौर पर रुक भी सकती है, और दूसरे जो मसाइल हल होने हैं उसकी तरफ भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ने पर मजबूर हो सकते हैं? महक, हाँ बिल्कुल, आपकी देखिए सवाल बिल्कुल जायज़ है आपका, लेकिन 5वां माह है शायद इस जंग का। जी। और हम ये बातें पहले दिन से कर चुके हैं और बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो पहले दिनों में बातें हुई आज फिर दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। अजीब सी जंग है, ऐसी अजीब जंग है कि ईरान जीत नहीं सकता मगर हारा नहीं, जो उस वक्त कहा गया। अमेरिका हार नहीं सकता मगर जीता नहीं, और जो जीता है या जीत रहा है वो इस जंग में मौजूद ही नहीं। अजीब सी जंग नहीं है? यानी मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं? जी। इशारा ये कर रहा हूं कि एक ऐसी फजूल किस्म की और जिसे कहते हैं कि बेमकसद एक ऐसा टकराव है दो साइड्स का, दो मुल्कों का, जो कि अपने अपने नुकसान उठाए जा रहे हैं। अमेरिका का नुकसान जैगम साहब ने आपको बताया कि कितने अरबों डॉलर की शक्ल में हो रहा है। ईरान जो मार खा रहा है वो बैठा जमीन पे वो मार खा रहा है। अब जब तक अमेरिका वहां पे खुद आके उसको ओवरटेक ना कर ले, टेक ओवर ना कर ले, उस ईरान को उस वक्त तक वो जीत नहीं सकता, ताकि अपने हाथ से हर एक को खत्म कर दे। 9 करोड़ के मुल्क को आजकल की दुनिया में कैसे किया जा सकता है? ईरान अमेरिका तक पहुंच नहीं सकता, उसका जोर आसपास ही चलता है, जहां पे चल रहा है। हुर्मुज हो गया, जी। खलीजी ममालिक हो गए, कुवैत हो गया, बहरीन, इस किस्म के ममालिक के साथ। तो फायदा इसराइल को जो पहुंच रहा है, जो कि जंग में जिसने छेड़ी थी, शुरू में आया था, लेकिन अब आराम से सुकून से बैठा सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ अपने एक्शन करता है, या खत्म हुई हुई हमास के खिलाफ एक्शन कर रहा है। कभी एक ऑरेंज लाइन क्रिएट करता है, एक येलो लाइन क्रिएट करता है, और देख रहा है तमाशा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। उसके उस मुल्क के लोग जो हैं वो मार खा रहे हैं, मौत देख रहे हैं, और उसके बाद नुकसानात उठा रहे हैं। वो कब तक ये देखते रहेंगे? ईरानियन रजीम इन मामलात और इस सेंटिमेंट की वजह से किस हद तक इसको सह पाएगी? जब जंग बंद भी हो जाएगी तो उसके बाद लोगों की क्या आवाज निकलेगी, ये परेशानी उनके लिए होगी, रजीम का क्या मामला होगा, इलाकाई मुज़मरात क्या होंगे? ऐसा जब हमने कहा था कि इस्लामी ममालिक ने और पाकिस्तान ने और मिल के बाकी 4-5 ममालिक ने ईरान को एक ऐसी ऑप्शन दी है जिसमें कि तमाम ममालिक, इस खत्ते के इस्लामी ममालिक मिल के एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं इसराइल के लिए, एक चेक लेके आएंगे, वो आसानी के साथ वो चेक जो है वो और मुंतशिर होता जा रहा है। वो इत्तेहाद जो पॉसिबल सोचा जा रहा था, इत्तेहाद तो नहीं कह सकते थे, लेकिन एक कट था, वो मुंतशिर होता जा रहा है। वो खलीजी ममालिक उसी ही शद्दोमत के साथ, उसी ही ईरान के साथ अब उस किस्म का एक मुखासमाना रवैया लेके और बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। सरासर फायदा इसराइल का यह है, वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जाना चाह रहा था, कोई पता नहीं इसका अंजाम कब होगा, क्या होगा। ये देखिए, कई दफा ऐसे होता है कि जब आप कोशिश करते हैं दो लोगों को छुड़ाने की जो लड़ रहे हो आपस में, तो नहीं बाज आते। जब नहीं बाज आते तो उसका मतलब है कि फायर इन देयर बेली, जब तक वो बेली में फायर बुझेगी नहीं ना, लेट देम फाइट, लड़ लेने दो, इनको अपना अपना बुखार उतार लेने दो। सही। तो अमेरिका तो शायद जाना चाहेगा, लेकिन ये नहीं जाने देगा, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो कल लड़ मारता रहेगा इनको, और ये उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये समझते हैं कि ये पता नहीं कब तक मार ले सकते हैं, जब तक ले सकते हैं, ये अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। आजकल की जंगों का क्वालिफाइड गेन्स होते हैं, क्वालिफाइड लॉसेस होते हैं।
क्लियर फातेह और मफ्तूह नहीं हुआ करते। अजीब सी, रूस और यूक्रेन भी जब मामलात करेंगे तो बैठ के ही करेंगे, भले वो रूस के फायदे में हो, यूक्रेन के नुकसान में हो, लेकिन 85-90% यूक्रेन बच जाएगा, शायद 70-50 कोई उसको जो थोड़ा बहुत हिस्सा चाहिए उसको मिल जाए। तो यू हैव टू आपस में निगोशिएट करना पड़ता है। तो हुर्मुज को ले लो या किसी और चीज को ले लो, बचगानापन है, इस बचगानापन से पाकिस्तान को अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, वापस आ जाएं, अपने मुल्क के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, इनको हल करें, इनको लड़ लेने दें, जब इनकी फूक निकल जाएगी तो खुद ही पीछे हट जाएंगे, एक दूसरे तबाही होती रहेगी। जब तक किसी को कबूल है तबाह होना, वो तबाह होते रहेंगे। बाकी जहां तक आपका और मेरा ताल्लुक है, हम तो कह ही सकते हैं ना कि ना लड़ो। चीन बैठा है, रूस बैठा है, दुनिया बाकी बैठी है, ये पाकिस्तान का काम है कि छलांग मार के अंदर चला जाए। बहुत हिम्मत कर ली, बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया, लेकिन उसकी भी एक हद होती है ना। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को भी समझ लेना आ जाना चाहिए ना कि अब बस कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे तो रुकना पड़ेगा, बाकी दुनिया जो बहस सह रही है वो सहती रहेगी। ऐसे मामले दुनिया में बहुत पहले भी आए, इस दफा फिर सही देखा जाएगा जैसा होता है, बाकी दुनिया के साथ हम भी जी लेंगे। सही, ठीक है। शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप तो ईरानी तहजीब को अच्छी तरह से जानते हैं, तारीख को अच्छी तरह से आप समझते हैं। क्या अमरीकी हमलों के बाद अब हम ये देखें कि जो ईरान का जवाब है वो दिफा तक महदूद नहीं है, बल्कि भरपूर जवाबी जंग की पॉलिसी ईरान अपना चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इस बात पे जो बड़ी बुनियादी बात है अपने हवाले से। साथ के घर में आग लगी है, आपके घर में लगी हुई है हर तरफ आग, तो आप पहले अपनी आग का बंदोबस्त करो। ये जो बात की है ना शहजाद साहब ने, ये बहुत कीमती है, मुझे बहुत ही अच्छी, हर तरह की गुफ्तगू पे ये एक जुमला भारी है, लेकिन बहरहाल शौक भी होते हैं अपने अपने। अच्छा, देखिए, अल्टीमेटली आपने जो दो बातें रखी हैं, असल फैसला, मैदान जंग वगैरह, तो सफारतकारी, देखिए मैदान जंग के बाद भी मुज़ाकरात की मेज़ ही पर मामलात तय होते हैं और कंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लो, बॉटम लाइन क्या है, वो जो आप उसको मुज़ाकरात या जो व्हाटएवर। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चाइना और रशिया की मौजूदगी हमेशा हर सेंसेबल आदमी के बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जंग हार चुका है अमेरिका, मेरे एतबार से। मैं वो थर्ड डायमेंशन में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरह। अल्टीमेट क्या है वो सबको पता है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हों या एटम बॉम्ब्स हों, वहाँ तक तो जाना नहीं किसी की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि फिर पत्थर के ज़माने में पहुँचेंगे। बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी वेपनरी का लेवल क्या है। सो मेरे नज़दीक चाइना और रशिया की मौजूदगी मेरे नज़दीक वो बहुत अहम है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, दोनों ठीक कर रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहे, जाहिर है चाइना कहेगा हाँ हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सही, ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली बिटवीन यूएस एंड ईरान। सही, मेरा फहम तो यही कहता है जी। तो हसन साहब, फिर हम क्या समझें कि सदर ट्रंप को गलत गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया, ईरान को वो मिस कैलकुलेट कर गए। उन्हें लग रहा था बहुत आसानी से चबा लिया जाएगा, बहुत आसानी से जो है ईरान को झुका लिया जाएगा। देखिए, इस पे मेरी राय आपकी राय की इम्पोर्टेंस नहीं है। जो बाइडेन ने जो जुमले बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, एंड इट्स सो अमेजिंग, यानी ये इंतहाई गया गुजरा आदमी की जिसको थोड़ी सी भी शुद्ध बोध हो। ये एक पेज पे आए हैं, वो नहीं थे। आई पर्सनली नो दिस। ईरानियंस शाह ईरान के बाद मुकम्मल तौर पे अमेरिकन हो चुके थे, वेस्टर्नाइज हो चुके थे। मैं अंदर से जानता हूँ, फिजिकली खुद। उनका ये ऊपर एक लिबादा लबूदा चढ़ा हुआ था, एक फासला था, एक टेंशन थी, नापसंदीदगी थी। दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। लेकिन हमारे जहाँ कोई तल्लुक वास्ता होता है तो एक ही कौम। वहाँ अगर किसी पे मेरा कोई दोस्त हो, उसके साथ मेरा वो ना बन रही हो अच्छी, या लेकिन अगर उस पर कोई जुल्म करेगा तो जाहिर है मैं आ जाऊँगा। तो सेम पेज पे लाने वाला हैरान हो रहा है। यानी वो इस बात पे हैरत का इजहार कर रहा है कि मैं हैरान रह गया हूं कि ईरानी अवाम इस तरह रो रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही बिलो एवरेज। और जो बाइडेन ने जो कुछ कहा है
वो मेरा ख्याल है बेहतर है। कॉम्प्लीमेंट दिया था रशियन प्रेसिडेंट ने, वो एक सफारती सी बात थी जी। ये घर का भेदी है। जो बाइडेन जो बात की है वो फाइनल है। उसके बारे में मेरा ख्याल है कि उनको कोई होश अकल ठिकाना नहीं है, उनका सही। ठिकाने पे नहीं है। ठीक है, जी। ठीक है, कमेंट आ गया। रजा साहब आपकी तरफ आते हैं कि रूस या फिर चीन की जो मुमकिन तकनीकी मुआवनत है वो ईरान को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि ये मुआवनत जंग पर जिस तरीके से असरअंदाज हो रही है, ऐसे ये लग रहा है कि जंग आलमी कवानीन की प्रॉक्सी बनती जा रही है, आलमी ताकतों की प्रॉक्सी बनती जा रही है। देखिए, दो तीन मामलात आपने उनका जिक्र किया। एक तो रूस और चीन की मावनत, वो मावनत है बिल्कुल, और जो अमेरिका भी इसी बात से परेशान है कि इतनी स्पेसिफिक टारगेट्स जो है वो ईरान कैसे उसको पता भी लग रहा है और वो उन पर हमले करने में कामयाब हो रहा है। वो यकीनन इसी बात की वो कर रहे हैं निशानदेही कि उनको ये मावनत हासिल हो रही है चीन से, खसूसन रूस से शायद उतनी नहीं। मगर देखिए, इसमें ज़्यादा अहम मसला ये है कि ये तो हमेशा से हमें मालूम था कि ईरान की दस्तरस में जो गल्फ में अमेरिका की मुख्तलिफ बेसिस हैं जी जी। और जो दीगर टारगेट्स हैं, ईरान ने उनकी बाकायदा तैयारी की हुई थी। और जो पिछले दिनों में जंग बंदी थी, अगर अमेरिका भी रीग्रुप कर रहा था तो ईरान भी तैयारी कर रहा था मतवातिर, ताकि वो अगर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो वो उसकी तैयारी हो सके। लेकिन इससे बड़ा मसला जो है ये अगर हम इसको देखें भी कि कौन ज्यादा कामयाब हो रहा है या किसके टारगेट्स बेहतर हैं, तो असल जो इस वक्त मसला ये है कि जैसे अभी पहले कहा गया कि ये जो कुछ अभी हो रहा है ये तो इजराइल का मंसूबा कामयाब हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो मशरिक वस्ता में एक तकसीम जो है दोबारा से शुरू हो गई है। ईरान और बाकी गल्फ स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीस्टार्ट हो गया है। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो पीस प्रोसेस हुआ था। और फिर उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, वहां भी जो बेसिस पे हमले हुए हैं, इसका ये मतलब है कि किसी पॉइंट पर खुदा ना करे कि ऐसा हो, सऊदी अरेबिया और ईरान की बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो सकता है और वो भी उसमें पाकिस्तान को भी कूदना पड़ेगा, जो मजबूरी है पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट के हवाले से, क्योंकि हमने ये सऊदी अरेबिया के साथ समझौता किया है कि उनको जब डिफेंड करने का मामला होगा तो हम वहां पर होंगे मौजूद। तो इसका ये मतलब है कि ये तो जो इजराइल चाहता है उसको हासिल हो रहा है, और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। ईरानी क़यादत के लिए भी ये तशवीश होनी चाहिए कि जो उनका, जिसको वो दुश्मन समझते हैं, उसी के मंसूबे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसको तक़वियत दे रहे हैं। तो इस लिहाज से अब यही एक अहम जो मामला आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या दोबारा से सालिसी की जो एफर्ट्स हैं वो शुरू होती हैं, और वो शुरू होती हैं तो वो कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि यही अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एज वी गो फॉरवर्ड। मगर यहाँ पर ये जरूर कहना बनता है कि आलमी कवानीन का जहां तक ताल्लुक है, देखिए आलमी कवानीन तो बिल्कुल जिसे कहते हैं चूल्हे में जा चुके हैं। ये जंग भी पहले स्टार्ट ना होती अगर अमेरिका को या इजराइल को थोड़ा बहुत भी आलमी कवानीन का पास होता, या जो कुछ फलस्तीन में हमने देखा है 2023 से जी जी। और अभी भी जो गजा में हो रहा है, वो भी आलमी कवानीन की सरासर नफी है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब तो इस बहस इससे आगे निकल चुकी है कि आलमी कवानीन क्या कहते हैं। और रजा साहब ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा कि उन्होंने आलमी कवानीन को बिल्कुल पसे पुश डाला हुआ है, कोई पाबंदी नहीं है, और जहाँ पर जंगें होती है वहाँ पर इन कवानीन की फिर पाबंदी नहीं की जाती। अगर कर दी जाए तो फिर जंगें कैसी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सनसनीखेज फाइनल मुकाबले के बाद अपने अख्ताम को पहुंच गया है, जहां स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देकर आलमी फुटबॉल का ताज दूसरी बार अपने सर पर सजा लिया है। दुनिया भर में करोड़ों शायकीन ने इस मैच को देखा, सड़कों पर जश्न हुआ, और एक बार फिर ये हकीकत सामने आई है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक आलमी सकाफत है जो कौमों को जोड़ती है, नौजवानों को मुतहर्रिक करती है और रियासतों की सॉफ्ट पावर का
अहम जरिया बनती है। लेकिन इसी आलमी जोशो खरोश के बरक्स पाकिस्तान का मंजरनामा निहायत मायूस कुन दिखाई देता है। पाकिस्तान आज तक किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और इसकी मौजूदा फीफा रैंकिंग 198 है, जो दुनिया में इंतहाई निचले दर्जे की नुमाइंदगी करती है। सवाल यह है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जिसकी कुल आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो आलमी सतह के इस सबसे बड़े खेल में इतना पीछे क्यों रह गया है? अगर इस सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखा जाए तो मसला सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर खेलों के जवाल की अक्कासी करता है। हालिया गैलिप सर्वे के मुताबिक मुल्क की 67% आबादी जो है वो गुज़िश्ता एक साल में किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकी। जो थोड़ी बहुत सरगर्मी मौजूद है वो भी ज़्यादातर क्रिकेट की तरफ ही महदूद हमें नजर आती है, जबकि कौमी खेल हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो चुके हैं। इस जवाल की बुनियादी वजूहात वाज़ेह है। कमज़ोर और गैर मरबूत डोमेस्टिक ढांचा, मुस्तकिल और पेशा वराना कल्चर का फुकदान, फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना होने के बराबर सरमायाकारी और सबसे बढ़कर इंतज़ामी अदम इस्तेहकाम तालीमी इदारे जो कभी खेलों की नर्सरी हुआ करते थे, अब खेल के मैदानों से महरूम होते नजर आ रहे हैं। नौजवानों के पास ना मुनासिब सहूलियात है, ना तरबियत है और ना ही आगे बढ़ने का कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद है। दुनिया फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के जरिए अपने स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग दे रही है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही नौजवान नस्ल को खेलों से दूर होता हुआ देख रहा है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि कब तक हम सिर्फ दूसरों की कामयाबियां देखकर खुश होते रहेंगे और हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो पाकिस्तान को भी आलमी स्टेज तक ले जा सके। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 5 करोड़ आबादी वाला स्पेन दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 65% नौजवानों के बावजूद खेलों के आलमी मंजरनामे में गायब। मसला वसाइल का है, तरजीहात का, या फिर स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। अच्छा, महक, ये बाकी बातें तो मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी कर देंगे, लेकिन स्पेन को, जैसा आपने कहा कि हम दूसरों की फतूहात देख के उनको उससे खुश होते हैं, तो मुझे तो जाती तौर पे स्पेन की फतेह उससे बहुत खुशी हुई। डिजर्विंग चैंपियंस, तो एक तो उनको मुबारक जाती है। दूसरी, एक मैं इंडिया की मिसाल देना चाहता हूँ। इंडिया के सफर को जब आप देखते हैं एक मुल्क के तौर पे, एक कौम के तौर पे, पिछले कोई 40 साल के अंदर या 50 साल में, तो मैंने ये नोटिस किया है और मैंने महसूस किया है कि इंडिया ने जब अपनी मईशत और अपनी क्रिकेट, जो कि दोनों साथ साथ ही ऊपर आए हैं और उसके अंदर कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं, उस वक्त के बाद इंडियन कौम एक मुख्तलिफ कौम की शक्ल में नजर आती है। एक मुत्तहिद कौम भी है, एक कॉन्फिडेंट कौम भी है, एक कामयाब होती हुई कौम भी नजर आती है। दो चीजें, मईशत और क्रिकेट यानी खेल, जिस शक्ल में भी नजर आता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास में चले जाते हैं, स्क्वाश, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ये 4 चीजें थी जिसमें पाकिस्तान का हमेशा एक चैंपियनशिप का नाम लिखा होता था। आजकल क्या हो गया, जो आपका सवाल है? देखिए, मेरी नजर में बहुत कम लोग असल में फिजिकली उठ के कुछ करते हैं। मुआशरे का मिजाज ऐसा हो चुका हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बाकी गलत चीज तरीका है जिंदगी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। 2 तरह की, एक फिटनेस होती है और एक स्किल स्पोर्ट्स होती है। पाकिस्तानी नौजवान अगर उठेगा तो मैक्सिमम जाके फिटनेस की तरफ जाएगा, जिसमें 6 पैक्स बनते हैं और इस किस्म की, और जिम होता है और ये वो। स्किल स्पोर्ट्स में मैंने कभी किसी को आज तक आते नहीं देखा। स्किल स्पोर्ट्स से नफरत की जाती है। जो बंदा ग्राउंड में जाता है समझता है ये वक्त जाया कर रहा है, ये पैसे जाया कर रहा है। आप जिस खेल को ले लें उसके बारे में आपको सिर्फ नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा। जहां पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हैं वहां मेरिट तबाह बर्बाद वो कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को चुना जाता है जो इस काबिल नहीं होते कि उनको टीमों में रखा जाए। अगर कहीं 1-2 टीमें पाकिस्तान की बनती भी हैं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, करने को भी बहुत, कहने को भी बहुत कुछ है। फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, जो है उनको मेंटेन नहीं किया जाता। बाकी मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी इंशाल्लाह इसको फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से भर देंगे जहां जहां गैप्स रह गए। ठीक है। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल और एक ज़माने में हम वर्ल्ड चैंपियन थे। ना सिर्फ हॉकी बल्कि स्क्वॉश और क्रिकेट में भी हम चैंपियन रहे हैं, लेकिन अब ये तमाम खेल जो हैं वो जवाल का शिकार होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? टैलेंट नहीं है हमारे पास, फेडरेशन इसकी जिम्मेदार है, या फिर गवर्नमेंट्स जो कि चेंज होती रहती है वो इसकी जिम्मेदार है? देखें, आपने स्पेन के 5 करोड़ की आबादी का हवाला दिया है, तो ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तादाद नहीं इस्तेदाद मैटर करती है। 5 करोड़ भेडां इत्थे की करनगियां? खैर,
पहली बात ये है कि आपने 2023 की मर्दमशुमारी के हवाले से बात करते हैं, हमारे मुंह पे चढ़ गया है एक। आप माशाल्लाह कम से कम 26.5 करोड़, ये एक साइंस है। यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का ये सूरत हाल हमारे जैसी हो, वहाँ इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जी, तो हमारा तो 2023 में जो हुआ था उसके मुताबिक है 25 करोड़ हमने रटना शुरू किया हुआ है। ये 26.5 से ऊपर ही होगा। लेकिन 26.5 में से भी दूसरी तो कोई बात, नहीं निकल पा रहा ना अच्छा खासा मैं- प्लेयर जिसको हम कहें कि खेल रहा है फुटबॉल। ना मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25 नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा है, 1.5-2 करोड़ ज्यादा होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगली बात, एक इतराफी बयान में दे रहा हूँ, मुझे खेलों से कभी कोई ज्यादा रग़बत नहीं रही। तीसरी बात, फुटबॉल को तो हमारी पूरी तारीख में कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। आप किधर पहुंच गए हो? ये वो क्रिकेट, हॉकी, ये वो सारा, तो हॉकी कब की बेवा हो गई है, वो क्रिकेट बेचारी जो है, हॉकी बेवा हो गई है, ये मरहुमा हो गई है, क्रिकेट का भी क्या हाल है। अच्छा, इसको आप इस तक महदूद करोगे तो बात समझ नहीं आएगी। वो एक शेर है, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये जवाल ज्यादा माशरा है। सही। आज कोई मुश्ताक यूसुफी है, कोई शफीकुर रहमान है, कोई मुनीर नियाजी है। मैं प्रोज राइटर्स और पोएट्स की बात है, नासिर काज़मी है। पेंटिंग में देखो आप, ना कोई सईद अख्तर है, ना कोई सादकैन है। सिंगर्स में देखो आप, ना को मेहदी हसन है, ना मतलब यार ना को नूरजहां है। अच्छा, कमाल देखो, बोरोड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, हर तीसरा बंदर जड़ा है वो लेजेंड है, फलाना है। जब वो बैठे होते हैं ना आगे वो बिल बतौड़े से, वो लेजेंड है और फलाना है। किड़े लेजेंड हुए? एक्टर्स उठा के देख लो, कैसा कैसा शानदार, ज़रीफ से लेकर मुनव्वर ज़रीफ तक, लहरी साहब, कॉमेडी के। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि बाकी किस शोबे में बाइज्जत हो जो इसमें हो गए? और बड़े बड़े कमाल के लोग आपने पैदा किए हैं, मैंने जिन लोगों के हवाले दिए हैं। कोई है आपके यहाँ आज उस्ताद अला बख्श, सुभान अल्लाह, व्हाट अ पेंटर। सादकैन देखो। फिर हसन साहब, ये तो ये जितने हुकूमत लोग वक्त हैं, पे नासिर जिम्मेदारी काज़मी आयद की होती है ना मैंने कि बोली, प्लेटफॉर्म नासिर दिए अहमद जाएं, फराज की। ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसे टैलेंट को पैदा किया जाए। नहीं 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 जी। नहीं नहीं नहीं, आप इसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। जब जवाल आए तो इसी तरह आता है, ये नहीं होता। सही। एक उज़्व आपका बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म कब्र में चला जाता है। यहाँ तो कोई उज़्व आपका ठीक काम कर ही नहीं रहा। सही, यानी पूरा का पूरा जिस्म जिस्म बेकार बीमार है। है। ठीक है हसन साहब, आपका बस। कमेंट आ गया। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जैगम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान में हमने देखा इस दफा बहुत क्रेज देखने में आया। जेनजी, अगर मैं ये बात करूँ तो जेनजी ने बड़े जोशो खरोश के साथ इस दफा सारे मैचेस देखे हैं। मगर हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस या दीगर तालीमी इदारे जो है, वहाँ पर खेल को अब उस तरीके से प्रेफरेंस नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। उसकी वजह आपको क्या लगता है? क्या खेल को अब तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता, या फिर हम ये कहें कि मौके ख़त्म हो गए हैं? मौके तो पैदा करने हैं ना, और खेल को तरजीह देकर खेल को आप मकबूल बनाने वाले, मैनेज करने वाले इदारों ने ये काम करना है। लेकिन हमारी जो खेलों की फेडरेशन है उसमें सिर्फ एक काम होता है, और वो काम होता है फेडरेशन की अपनी लीडरशिप की जंग, अपनी सियासत। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सियासत में सियासत नहीं है, बाकी हर जगह सियासत है। तो खेलों के पूरे इंतज़ामी अमूर सियासत ज़्यादा हैं। आप देखते नहीं क्रिकेट में क्या तमाशा लगता है जब हुकूमत बदलती है, ऐसे ही कैसी लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। एक पार्टी का मालिक कहता है कि मेरा बंदा बैठेगा यहाँ, दूसरा पार्टी का मालिक कहता है नहीं, क्रिकेट के ऊपर मेरा बंदा बैठेगा। ये बात नहीं होती कि क्रिकेट को आगे कैसे लेकर जाना है। ये गुफ्तगू नहीं होती कि पाकिस्तान किस तरीके से दोबारा क्रिकेट का चैंपियन बन सकता है। सिर्फ ये बात होती है इस क्रिकेट की फेडरेशन की मलकियत किसके पास होगी। और ये तमाम फेडरेशंस का ये हाल है, इसलिए कि ना नौजवान आपकी प्रायोरिटी है, ना सेहत आपकी प्रायोरिटी है, ना अच्छा माहौल आपकी प्रायोरिटी है। गज़ब है खुदा का,
26.5 करोड़ लोगों का मुल्क, जैसे हसन निसार साहब ने हमारी तस्हीह की, 26.5 करोड़ लोगों का मुल्क और 35 साल में एक गोल्ड मेडल। 35 इयर्स में आपने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया है, और वो भी एक बंदे की इनफरादी कोशिश की वजह से, अरशद नदीम की। जी 3.5 करोड़ आबादी का मुल्क है उज्बेकिस्तान। आजकल हम बड़ी यारियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी लग रही है दोस्ती, पुराने रिश्ते हैं। 3.5 करोड़ के मुल्क ने पिछले एक ओलंपिक में 13 मेडल जीते हैं। आपने पूरी तारीख में 11 मेडल जीते हैं। फुटबॉल में, जहां फुटबॉल हमारी जा रही है, नंबर 1 फुटबॉल हमारी है, और हमारी फुटबॉल की टीम जो है दुनिया में 198 नंबर पे जी 198, नीचे से पहले नंबर पे। और कोई प्रमोशन, एक ऐसा खेल आप तस्वुर कीजिए, सादा सा मैदान, कुछ नहीं करना, एक खुला मैदान, चंद सौ रुपए की फुटबॉल, जी 12 टीमें 12 मैच दिन में खेल सकती हैं। इतना सा आपने काम करना है। बच्चों की एनकरेजमेंट करनी है, उनको फैसिलिटी देना है, खेल को प्रमोट करना है। 4 आने नहीं लगते, और करोड़ों लोग हर रोज पाकिस्तान में खेलों में मसरूफ हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी है, सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी है। लेकिन जैकब साहब, उसमें भी अब कहाँ हमें टैलेंट नजर आ रहा है। उसमें भी हम देखते हैं कि ज्यादातर क्रिकेट तो हमारी सियासत की नजर हो जाती है। रजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि जैकब साहब ने कहा ना, 211 ममालिक की टीम में हम 198वें नंबर पर है, 198 नंबर पर है। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। हमारी नई जनरेशन ने बहुत ज्यादा क्रेज शो किया इस दफा फुटबॉल को लेके, मगर हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। वजीर आजम ने स्पेन को मुबारकबाद दी, हम कब उस लिस्ट में आएंगे कि दुनिया हमें मुबारकबाद दे? देखिए, ये तो अभी तो बहुत दूर है वो दिन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहां भी इस तरह के मामलात आते हैं जो कि अवाम के सेहत से, अवाम के शौक से, यूथ की इंगेजमेंट से, वो हमारे जो अशराफिया हैं उनकी प्रायोरिटीज में है ही नहीं, सिरे से नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से वो ऐसे खेल जहां पे हम नंबर 1 भी हुआ करते थे, क्रिकेट या स्क्वॉश या हॉकी, उनको यके बाद दीगरे, पहले हॉकी में कितने साल हम बहुत आगे थे, उसको भी हमने कैसे तबाह किया। और फिर स्क्वॉश में देख लीजिए, इंडिविजुअल्स पे ही सारी हमारी थी तवज्जे, और हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सके जिसकी के जरूरत होती है, जो कि इन ममालिक में मौजूद है। इसके ऊपर कई बार बात हुई, और वही घिसी पिटी बातें जो है, मैं भी कह कर वो वही थक गया हूँ, क्योंकि होता तो कुछ है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको हर जगह पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है स्पोर्ट्स का, और वो आपको तहसील लेवल जो है वो उस वहां से वो स्टार्ट होता है, हर जिले में, हर तहसील में, और सूबाई लेवल के ऊपर। और हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे लियारी में फुटबॉल बहुत शौक से देखा जाता है, खेला जाता है। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा फुटबॉल पॉपुलर होता था। चमन में भी रजा साहब, लियारी को तो मिनी ब्राजील कहते हैं, बल्कि हमने तो खुद वहां पर जाके चीज विजिट किया कि कितना टैलेंट वहां पर मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन और मजबूत देखना चाहते हैं, तो आज आप अपने नौजवान को मजबूत और रोशन में। अपने तमाम पैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।